अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ नहीं आ वालेकुम रही सलाम बेटा। सर। सलाम सर। हेलो हेलो। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ अब आ रही चलें है। ठीक। आज सॉरी यार, ये कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था। मैं बैठा हुआ काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, इसको ज़रा देखिएगा। कल एक सवाल किया था मुझसे और क्वेश्चन ये था कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब किस चीज़ को ऐड करना है और किस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे याद आ रहा है ये सवाल किया था। ठीक है, अब देखें, लेट सपोज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूँ। मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ जिस टेक्निक के थ्रू आप कंफर्म कर लेंगे कि कब किस चीज़ को ऐड करना है और कब किसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन देखें, ये लिखा है 3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको ये कहा कि 3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos² थीटा। sin² थीटा की जगह जस्ट cos² थीटा रखते हैं। 3 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 sin² थीटा। सॉरी, ये साइन नहीं है, कॉस है। फिर इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया तो लेफ्ट साइड पे तो 2 cos² थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास बनी 2 cos² थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगे, दो फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर आएगा 2 cos थीटा प्लस 1 और एक फैक्टर आएगा cos थीटा प्लस 1। यहाँ से देखें सिचुएशन स्टार्ट होगी वो वाली जिसका मुझसे कल लोगों ने पूछा था। तो पहला सर का जी बेटा। सर यहाँ पे आपने मिडिल टर्म ब्रेक फॉलो किया है। जी हाँ, मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किया। अच्छा ओके सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं ना उस तरह से सॉल्व किया। आप ये समझ लें कि ये आपके पास x है ना एक तरह से, तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये इक्वेशन है। तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आपके पास ये दो आएंगे, एक ये और एक ये। जी जी अच्छा, अब आप इस वाली सिचुएशन को देखें। आपने कहा 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। ये सिचुएशन है। अच्छा, ये जो आया ना आपके पास, तो cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो पहले एक चीज़ समझिएगा, एक स्टेप बल्कि हमें और यहाँ दिखाना चाहिए आपको, वो है cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसका मकसद क्या है। ये बताइए मुझे कि cos थीटा क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। अच्छा, अब नेगेटिव है तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ तो cos पॉजिटिव होता है ना, यस सर। यहाँ cos नेगेटिव होता है, जी सर। यहाँ cos cos और cos नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव होता है, और यहाँ cos नेगेटिव होता है। ऐसे ही होता है ना। जी सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू बताइए क्या आ रही है।
थर्ड क्वाड्रेंट में सर, cos last सर नेगेटिव नहीं थर्ड होता। क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव नहीं होता और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। यस सर, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में ASTC पॉजिटिव बनता होता है। ये से हाँ। मैं भी सही। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू बताइए। बेटा सर कैलकुलेटर से 120 थीटा, 120 डिग्री आ रहा है। आर यू श्योर कि 120 डिग्री आ रहा है? सर यस 2 सर। पाई डिवाइड बाय 3। यस सर 120 आ रहा है। अच्छा चले 120 आ रहा है, इसको आप 120 कह लें या 2π/3 कह लें, ठीक है। अब थीटा नेगेटिव है अगर, कॉस थीटा नेगेटिव है अगर, तो वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा एज यू नो दैट, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड Fourth में हो। सेकंड अच्छा, yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो 120 डिग्री तो वेरीफाई कर रहा है कि ये बात ठीक है, ये 90 होगा और ये 30 होगा, तकरीबन 120 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, जो बराबर आ रहा है या तो 120 डिग्री के, या रेडियन में अगर कैलकुलेट करें तो 2π/3 के, ऐसा ही है ना। अब हमें कहाँ जाना है थीटा के लिए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? थीटा नेगेटिव है। अब गौर से देखिए, ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यस सर। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 180 तो ये वाला होगा ही होगा लाजमी, प्लस यहाँ कोई एंगल होगा, ये हमें नहीं मालूम, ये मालूम हो जाएगा। ये कैसे मालूम होगा? पहला एंगल कितना आया है 120, और 120 का मतलब क्या है? 2π/3, ठीक है, ऐसा ही है ना। जी सर। Yes, sir. 2π/3 के अंदर अब हम ऐड करेंगे प्लस नहीं सर 60 ऐड करेंगे तो 180 तक पहुंच जाएगा ना। नहीं 60 ऐड नहीं करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये पूरा एंगल हमारे पास 270, हाँ, तो 270 माइनस एक मिनट, 2π/3 आ गया। और अब हमें ये वाला एंगल मालूम करना है, यहाँ पर जो नेगेटिव होता है, तो 4π/3 मल्टीप्लाई बाय 180/π, कैंसिल आउट, 3 6 4 24 240, टू 40, वन 80 70, 270 माइनस ऑफ 120, ये तो नहीं बन रहा। फोर पाई बाई थ्री कैसे आ रहा है? 270 माइनस 120, ये पूरा 180 हो गया, और ये हमें नहीं मालूम। अच्छा, 180 minus 120, that is 60, 60 plus 180, सही हो गई। देखें, ये देखें, लेसन ऑल क्लास, ये समझें, आपका पहला एंगल कितना आया था? 120। 120 कैसा होगा? इस तरह होगा ना, ये होगा पूरा 120, Yes, sir. ठीक है, ये पूरा 120 होगा। लेकिन अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं? क्वाड्रेंट कहाँ पे मूव कर रहे हैं हम? थर्ड क्वाड्रेंट। Third quadrant, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या किया, पहले ये वाला एंगल कैलकुलेट किया, ये वाला,
ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? 180 180 minus 120. minus 120। 120, yes तो sir. ये 120 माइनस हुआ तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। 60, बट yes. हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। Yes, थर्ड third. क्वाड्रेंट में हम यूं ड्रॉ करेंगे, हम कहेंगे ये पूरा कितना होता है, पूरा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये पूरा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कितना होता है? 180 डिग्री। और ये 60 जी डिग्री सर. अगर हम ऐड कर दें, जो 60 डिग्री अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 60 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो 180 प्लस ऑफ 60 डिग्री दैट इज जीरो सर तो ये आता इक्वल कैसे है एंगल, ये ऊपर नीचे है। वाला ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट? हाँ, ये इक्वल एंगल है ना, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया तो ये 60 डिग्री आ गया हमारे पास। ये प्रोसीजर है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैलकुलेट करने का, कि पहले आप रिमेनिंग एंगल कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपको पता चल गया कि 120 है, रिमेनिंग एंगल कैलकुलेट करेंगे। ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ना, ये वाला, ये जो रिमेनिंग एंगल होगा, यही एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा होगा इसके साथ, 180 डिग्री के साथ। अच्छा अब सर Sir, सेकंड क्वाड्रेंट में सर 60 एंगल बचा था, तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में यही अज्यूम करेंगे कि जो ऊपर बचा है जी वो हम जी जी उतना ही जी ले हाँ लेंगे. जी हाँ जी हाँ, ये रूल है. ये रूल है, ये रूल है। और sir, फिर ऐड कर देंगे। और वो उसके अंदर ऐड कर देंगे 180 के अंदर। excuse me ओके sir. हाँ बोलो। सर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, मतलब 360 माइनस बैक साइड से, मतलब क्लॉकवाइज आके 360 माइनस 150 करें, तब भी यही एंगल आता है हमारे पास. 360 माइनस 120 अगर करें, 150 150 किस पॉइंट? यहाँ इसी पॉइंट पे आता है सर वो भी, लेकिन या बैक साइड से, आई मीन हाँ, तो क्लॉकवाइज. फिर तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना हमारे पास। नहीं एक सर, आई मिनट, मीन हाँ सही है, सही है, 360. सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखें, राबिया ने जो बात बताई है वो भी बिल्कुल ठीक है, कि ये था 120 एंगल, ठीक है। कब? जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में थे। अब आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा ही है ना? थर्ड जी क्वाड्रेंट सर. में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एंगल ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, ठीक है, ये पूरा होगा। अब अगर वो आपसे कहते हैं कि आप 360, एक तरीका मैंने आपको बता दिया कि वो एंगल आप माइनस करेंगे 180 में से, और फिर जो बचेगा उसको ऐड कर लेंगे। दूसरा तरीका राबिया क्या बता रही है, वो ये बता रही है, और ये बात ठीक है, कि ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है ना, पूरा पूरा एंगल, पूरा एंगल कंप्लीट का। तो 360 में से आप 120 माइनस कर दें तो ये भी आपके पास 240 डिग्री बचेगा। 360 में से 120 अगर आप ये वाला एंगल माइनस कर दें तो ये पूरा एंगल आपके पास 240 डिग्री बचेगा। लेकिन राबिया, इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि देखिए, फिर आपके पास ये वाला एंगल भी आएगा और ये वाला एंगल भी आएगा। ये वाला जो एंगल है 240 जो बचा, वो तो ये वाला एंगल भी आ रहा है ना आपके पास एक तरह से। तो आपकी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी सर, आ रही है. तो अगर आप ये देखें कि हम ये वाला एंगल 120 माइनस कर दें, तो उसमें फिर ये वाला जो पूरा एंगल आएगा, इसमें तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी शामिल हो जाएगा। इसलिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि इसको इसी तरह से जो मैंने कैलकुलेट किया उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ओके सर. अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझनी। एक फैक्टर तो ये आया था, दूसरा फैक्टर आया कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब गौर से देखें, कॉस थीटा नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब या तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे या थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। लेकिन आप अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू जो -1 है, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी थीटा इज इक्वल टू पाई। ऐसे ही आएगी ना पाई की वैल्यू। अच्छा, पाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन पे कॉमन होता है। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन पे कॉमन होता है। तो ना आप सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कुछ ऐड करेंगे, ना आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कुछ ऐड करेंगे, बल्कि आप स्टिल किसके ऊपर लाए कर रहे होंगे? आप लाए कर रहे होंगे 180 के ऊपर। तो 180 के लिए ना कुछ ऐड करेंगे और ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा।
सर ये वाली बात रिपीट करेंगे, आपके सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई सेम होता है, समझा नहीं इस बात को मैं। ये देखो, तुमने cos थीटा इज इक्वल टू -1 रख के वैल्यू निकाली, थीटा की वैल्यू आ गई पाई, ठीक है। अब थीटा क्या मतलब है, 180। cos थीटा है क्या, बेसिकली नेगेटिव है ना। जी सर। cos थीटा कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट। पाई क्या मेंशन कर रहा है कि आप कौन सी लाइन पे खड़े होंगे, किस जगह खड़े होंगे। या सेकंड पे या थर्ड पे। लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए लाइन तो कॉमन है ना। जी सर, तुम तो इसलिए पाई भी कॉमन है। तो पाई भी कॉमन है। सेकंड की बाउंड्री, सेकंड की बाउंड्री कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, जी सर। फाइनल बाउंड्री। थर्ड की जी इनिशियल बाउंड्री कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। सेम सेम लाइन। जब सेम लाइन है तो हम सेम लाइन पे खड़े हुए, तो एंगल तो फिर पाई होगा ना, सेम एंगल। अच्छा सर, सही। क्लियर हो गई। जी सर। ऐसा ये बात समझ में आ गई। यस सर। राबिया, सर साइन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? साइन के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव के लिए पूछ रहे हो। जी सर। पॉजिटिव साइन फर्स्ट में होता है और सेकंड में होता है, ओ बाकी में नेगेटिव। बाकी में नेगेटिव होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। कल मैंने एक लिंक शेयर किया था, वो लिंक यार सर? मुझे, हाँ बोलो। सर दैट मीन्स कि पाई ना हम नेगेटिव लेंगे ना पॉजिटिव, ना ना नेगेटिव लेंगे ना पॉजिटिव, क्योंकि हाँ, वो बीच में लाई कर रही है क्योंकि ना वो सर। बीच में उस बाउंड्री पे लाई कर रहा है। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। नहीं, इसको इस तरह नहीं कहो कि ना नेगेटिव लेंगे ना पॉजिटिव, इसको इस तरह कहो कि हम ना सब एंगल कोई ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, कल मैंने एक लिंक शेयर किया था यार, वो ट्रिग्नोमेट्री के क्लास के फौरन बाद, तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने कहा था कि ये उससे रिलेटेड है। पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा उसको। एक मिनट। ऐसा नहीं याद है, मैंने कल क्लास के फौरन बाद एक लिंक शेयर किया था। यस सर। उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे जिसमें सॉल्यूशन हुए थे इन चीजों के। वो लिंक ये रहा, मिल गया। ये देखो, एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, ये वाला देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन देखो, 2 sin x -1। गौर से देखना राबिया, एहसन, जैन, ये देखना। ये देखो, एंगल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखना। ये क्या लिखा हुआ है एहसन, क्या लिखा हुआ है ये? 2 sin x -1। अच्छा, sin x को इधर रखा तो 2 sin x +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू जी। sin x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यस सर। 1/2 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। पॉजिटिव को देखकर तुमने क्या डिसाइड किया, थीटा मस्ट बी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। Second. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जरा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ π/2 निकालना। 1/6 पाई। 1/6 पाई 60 होता है ना, 60 डिग्री। 60 होगा या 30 डिग्री होगा मेरे ख्याल में। तो 60 होगा नहीं। और 30 है। 30 हाँ है। 30। 30, अगर 30 डिग्री एंगल आ रहा है तो ये खुद किस में लाई कर रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जी जी। सर। तो पहली बात तो प्रूफ हो गई, जरूरत नहीं है अब हमें मजीद कुछ कैलकुलेशन करने की। पहला तो ये आ गया ना पहला। यस सर। अच्छा, जी, दूसरा एक और समझो। अब आओ जब सेकंड क्वाड्रेंट में, अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में पूरा एंगल जो तुम्हारे पास चलेगा, समझना मेरी बात, पूरा एंगल जो चलेगा वो 180 डिग्री का होता है ना। यस। 180 डिग्री का, 180 डिग्री में से 30 निकाल दो जो पहले आ चुका है ना। 150 बचा सर। 150 बचा, 150 उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कैलकुलेट कर लो, 5π/6 आएगा।
ये देखो यही किया ना, पाई माइनस पाई बाय 6। जो जो बेस एंगल था उसको 180 से माइनस कर दिया। 180 में से माइनस कर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जब तुम जाओगे तो पूरा एंगल तो 180 डिग्री का होगा ना, 180 में से वो माइनस कर दो जो पुराना पहला बेसिक एंगल आया है। वो सर सेकंड सिंपली क्वाड्रेंट पाई का से एंगल आ माइनस गया। ना कर दें। हाँ ऐसा क्या कह रहे हो? सर सिर्फ सिर्फ पाई से ही माइनस ना कर दें 1/6 को, 1/6 पाई को सिर्फ पाई से ही माइनस कर दें, वही चीज आ जाएगी ना। तो पाई से तो माइनस नहीं किया ना, है। हमारा नहीं नहीं, पाई से तो माइनस किया है। सर ये समझ नहीं आया। पाई इज इक्वल टू 180 होता है ना, तो पाई से ही माइनस कर लेंगे। तो यस इसको सर सही माइनस किया करने है। से सेकंड सर क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। बिल्कुल, ये सर देखो ना। अच्छा देखो देखो देखो, ये सर स्क्रीन आप एक सेकेंड। वापस लेकर आता हूँ स्क्रीन। हाँ बोलो बोलो राबिया। सर आप रिपीट करेंगे, समझ नहीं आया। मतलब बेस अच्छा एंगल निकालना तो समझ में आ गया, अच्छा लेकिन अच्छा फिर सेकंड जो आपने किया अच्छा, मैं यहाँ बना के शो करता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? ये बताओ, ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ अभी? नहीं सर नहीं आ रहा। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये आ रहा है ना? जी सर। ये पॉजिटिव है। जी सर। तुमने डिसाइड किया अगर पॉजिटिव है तो कहाँ लाई कर रहा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंड सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अब तुम वैल्यू निकालो। तो x इज इक्वल टू, जब तुमने साइन इनवर्स ऑफ 1/2 निकाला, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 निकाला, तो ये कितना आया मालूम है? 30 डिग्री। 630। 30 डिग्री। अभी हम पाई की बहस में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ 30 डिग्री रख लो। सही है, फिर बाद में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो 30 डिग्री ये जो कैलकुलेट हुआ है, ये 30 डिग्री कहाँ लाया कर रहा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होगा फर्स्ट या नहीं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जी में लाया सर। कर रहा होगा, ये रहा। अच्छा, अब इसके अलावा कहाँ लाया कर रहा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करने का मतलब ये है कि, समझना मेरी बात, कि ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। 180। 180 में से अगर मैं ये 30 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये रिमेनिंग एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो मैंने 180 में से माइनस कर दिया 30 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल आ गया? एक तरह से 150 डिग्री आ गया। और 150 एंगल कहाँ लाया कर रहा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो वेरीफाई सेकंड नहीं क्वाड्रेंट। आ रही ये है बस। ऊपर वाली लॉजिक से भी हो सकता है, जो आपने ऊपर लॉजिक बताई थी हमें, कि अगर 90 माइनस से 30 करते हैं तो 60 बचता है, हाँ, और फिर दूसरे क्वाड्रेंट का भी 60 होगा हमारा, तो हम 90 प्लस 60 करें तो भी यही आंसर आएगा। 90 प्लस 60 करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। सर सर एक बात बताएं सर, सर ये जो बेस एंगल होता है ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकलता है, चाहे tan हो, cos हो या sin हो। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकलता है बेस एंगल। सर अब ये 150 आपने पाई में कैसे कन्वर्ट किया, वो सिखा सकते हैं आप? 150 पाई में कैसे कन्वर्ट किया? आप देखो 30 डिग्री को अगर पाई में कन्वर्ट करोगे तो पाई अपॉन 180 से करोगे ना। ये मैंने शुरू में समझाया भी था कि हम रेडियन टू डिग्री मेजर अगर करते हैं तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 33 है तो ये पाई/6 आ गया, यानी 30 डिग्री इक्विवेलेंट है पाई/6 का। इसी तरह अगर 150 डिग्री की बात कर रहे हो तो 150 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 करोगे। ये कैंसिल आउट हुआ, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 5 पाई/6 आ गया। अच्छा जी सर, समझ में आ गया। ये कन्वर्ट। थैंक यू सर। ठीक है जनाब, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन देखें, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है या नहीं? ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है ना? जी सर। अच्छा, इसके सर फैक्ट एक बार इसको मतलब हमने डायरेक्ट फैक्टर इसमें तो गिवन है, लेकिन एक बार सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह फैक्टर्स तक पहुंचते हैं हम। अच्छा, चलो फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। थैंक यू सर।
क्या था वो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x माइनस 1 2 sin स्क्वायर एक्स सर आप अलग स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो शेयर नहीं हो रही अगर सॉरी किसी सॉरी और यार एक तो इसमें ये बड़ा मसला है। हाँ मैं लिख रहा हूँ, अब देखो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुम कह रहे हो इसको सॉल्व करके दिखाएं। इसमें मसला क्या था, ये समझ लो तुम्हारे पास वेरिएबल है ना ये पूरा, ये sin स्क्वायर एक्स एक तरह से ये समझ लो जी जी x, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे राबिया? इसके फैक्टर क्या बनने चाहिए? 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस sin x -1 इज इक्वल टू 0। ये बन गया? सर अगर हम इसको x की फॉर्म में लिख लें इक्वेशन को तो इजी नहीं हो जाएगा मिडिल टर्म? अबे यार बिलाल, इतना छोटा इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए क्या वेरिएबल यूज करना? sin x चले को सही सही सपोज कर लो कि sin x, जहन में ये बना लो कि मैं x को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके फैक्टर आ गए सही 2 2 sin sin x sin x माइनस minus 1 1 2 sin x माइनस 1, और यहाँ से आ गया sin x नहीं नहीं सर, 2 2 नहीं होगा वो ब्रैकेट में, sin x ये होगा माइनस होगा सर होगा होगा आप sin नहीं x नहीं कॉमन लेके सर 2 sin x प्लस सही 1 आपने नहीं एक होगा स्टेप वो कर दिया ना स्किप, वो भी कर देना सर तो 2 बस sin यही x है। प्लस 1 सर होगा। स्टेप स्किप ना करें, कंफ्यूज हो जाते हैं 2 सर। sin x प्लस 1 क्या है, और sin x माइनस 1 होगा। सर एक हाँ सेकंड, हाँ सही है ठीक है। ठीक है, ये दो फैक्ट बेटा कुछ नहीं किया रहा आपने, इसमें से देखो कॉमन ले लो 2 sin x, ये कॉमन आ रहा है sin ना, x तो जी 2 सर sin x यहाँ से समझो, चलो स्टेप लिख देते हैं। 2 sin x कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया sin sin x x -1 माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस कॉमन लिया, 1 यहाँ से आ जी गया सर sin x माइनस 1, तो फैक्टर यही आ गया ना 2 2 जी sin जी x सर प्लस। समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा अब पहले इस वाले फैक्टर को उठा लो, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है। तो 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब जी सर sin x इज इक्वल, पहले अभी हम फर्स्ट फैक्टर सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, ये आ गया -1/2। -1/2 देखकर तुमने ये डिसाइड किया कि थीटा ना सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड फर्स्ट में होगा ना सेकंड में होगा, थीटा या तो थर्ड एंड थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। ठीक है, फोर्थ जी सर यस सर। तो तुमने अब sin x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 कैलकुलेट किया, करो जरा कैलकुलेट क्या आ रहा है। सर 30 30 सर -30 -30 वही लेकिन हम माइनस तो वो नहीं करते ना, लाइक 30 तो 30 है ना। हाँ 30 नहीं डिग्री नहीं -30 लिखेंगे ना सर। नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्यों? क्लॉकवाइज नहीं जा रहे अच्छा हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ गया। अच्छा 30 डिग्री यस तो अब तुम कहोगे सर 30 डिग्री 30 सर डिग्री 30 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, वो वैसे जाने के लिए 360 में से माइनस करना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा मैं वहीं आ रहा हूँ, सुनो तो मेरी बात। 30 डिग्री का मतलब ये होगा कि आपके जहन में पहली बात रिफ्लेक्ट जो करेगी, अरे यार ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लेकिन क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नहीं, ये तो नहीं नहीं करेगा। नहीं सर सर क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 30 डिग्री? नहीं नहीं कर रहा। सर नो आपको मालूम सर है ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने कैलकुलेट किया, किसके लिए कैलकुलेट जी तो किया? 240 हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर कैलकुलेट किया तो ये 180 तो पूरा पहले हो चुका है, और 180 के जी सर अंदर प्लस 30 डिग्री ये वाला जब ऐड करूंगा तो फिर पूरा एंगल आएगा ना, तो आप समझे 180 प्लस ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 210 हैं डिग्री, ये आएगा। सर 270 में से माइनस नहीं करेंगे 30 को? एक मिनट मुझे, सर ये सर थोड़ा हम समझ में नहीं आ इसमें रहा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएंगे क्योंकि माइनस था ना। एक्चुअली तो तो एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो यानी माइनस में आ रहा है। अब पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही जाते हैं। हाँ वही बोला। नहीं आई मीन क्लॉकवाइज। मतलब हम ये देखेंगे ना वैल्यू को, लाइक sin x इज इक्वल टू -1/2 है, बस पता चल गया कि नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं। नेगेटिव कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया ना, नेगेटिव का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट के सर अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा ये? अब फोर्थ में जाएंगे ना, होगा अब फोर्थ तो में फिर जाएंगे ना, पहले तो 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री का मतलब ये है कि ये मैंने सही किया है बेटा आप लोगों के साथ, ये जो चीज की है ना, ये जो
30 डिग्री आया है, 30 डिग्री, मेरी बात समझो, ये जब मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो तुम्हारे पास एंगल कौन सा है, 30 डिग्री है ना, जी सर। तो 30 डिग्री यू मेजर होगा ना, ये होगा ना 30 डिग्री। अच्छा सर हम सेकंड क्वाड्रेंट से क्यों देख रहे हैं? सेकंड से नहीं, तो फिर किससे देखेंगे? सर हम हम थर्ड से भी तो इंजर देख तो सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो नहीं थर्ड नहीं से सर, फोर्थ हम के लिए measure देखेंगे करते फिलहाल। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अब मैंने पहले ये सर स्टार्ट एक्चुअली किया। आया तो माइनस में है ना, तो हम ऐसे उल्टा जाएंगे ना, ये जो एक्स एक्सिस है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की, इससे जो है हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे ना यूं। जी बेटा, सर क्लॉकवाइज आएंगे आई गेस। यानी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो फिर अगर यूं आएंगे हम, जी सर तो वो तो दूसरा एंगल 360 से प्लस कर जाएगा। दूसरा एंगल भाई प्लस 360 करें, से माइनस करेगा ना। दूसरा एंगल नहीं करेगा मैं ना, कह रहा हूँ पहला कि एंगल तो दूसरा इसलिए 360। अगर सर ये क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरा मेजर तो फिर 360 से बियॉन्ड चले जाएगा। आगे नहीं नहीं जाएगा ना, ना वो। अगर ऐसे क्लॉकवाइज की तरफ ही आ रहे हैं तो फिर जो है क्या कहते हैं, ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे ना, आगे थोड़ी जाएंगे। ये वाला जो एंगल है, पहले मुझे ये समझने दो, मुझे ये बताओ तुम एंगल मेजर कहाँ से करते हो, एक्स एक्सिस से मेजर करते हो या वाई एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से मेजर करते होगे। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल आ रहा है तुम्हारे पास 30 डिग्री, ये जो एंगल 30 डिग्री आ रहा है, तो ये माइनस के साथ आ रहा है ना इस वक्त। माइनस का मतलब ये है कि तुम कौन से किस एंगल किस उससे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हो। क्लॉकवाइज। -30 डिग्री तो हाँ क्लॉकवाइज बता रहा है ना, -30 डिग्री क्लॉकवाइज बता रहा है। लेकिन जब मैं -30 डिग्री बनाऊंगा तो ये समझ लो ये -30 डिग्री है, ऐसा ही है ना। यस -30 डिग्री इसका मतलब है ये चीज है, समझ रहे हो मेरी बात। एक तरह से मैं तुम लोगों को समझाऊं ना तो वो ये कह सकते हैं आप कि यार ये जो पहला एंगल है ना -30 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। कौन से क्वाड्रेंट का है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट का। फिर समझो मेरी बात, देखो साइन एक्स आपने कहा -1/2 नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है? तो तुमने जब एंगल कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा है, -30 डिग्री। -30 डिग्री का मतलब क्या है, अगर देखो तो माइनस साइन तो खुद मुझे ये मेंशन कर रहा है ना कि वी आर एनालाइजिंग द एंगल विद क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या होगा, गौर से देखना, यूं चलेंगे ना हम, जी सर। यूं चलेंगे तो जी ये पहला सर। एंगल कौन सा आ गया, -30 डिग्री आ गया। जी सर। जी सर। यानी सर इसका रियल एंगल 330 हो गया ना। ये हो गया, हाँ -30 डिग्री हो गया। -30 डिग्री के बाद अब हमें कौन से उसमें क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जब हम मूव करते हुए जाएंगे इस जगह, यूं जब जाएंगे हम, समझ रहे हो मेरी बात, जी सर। ठीक है। जी तो, सर। तो जब हम इस जगह मूव करते हुए जाएंगे तो ये पूरा कितना होता है, अगर यहाँ तक, अगर हम यहाँ 180 180 होता है, तो 180 माइनस ऑफ 30 डिग्री करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 150। 150। ठीक है, तो ये आएगा जी आपके सर। पास एंगल इस तरह से। अभी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को काफी ना। ये जो मैंने शेयर किया है ना लिंक, ये वाला जो लिंक शेयर किया है मैंने अभी, ये दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूं मैं इस पेज पर, एक दफा फिर शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर किए मैंने, ये कर रहा हूँ। इस पेज पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, काइंडली इनको जरा एक दफा फिर क्लास ऑफ होने के बाद देख लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस हैं वो फिर 1 बाय 1 मुझसे क्वेरी कर लीजिएगा उसकी, ठीक है। अच्छा तो हाँ वो बेटा बोलो। 210 नहीं था। नहीं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन से हमने निकाला है। सही। अच्छा जनाब, अब आते हैं चैप्टर 11 की तरफ। बस इसको वाइंड अप करना है हमें चैप्टर 11 को, और इंशाल्लाह नज़ीर फिर उसके बाद एक क्लास हम रिवीजन क्लास रखेंगे। आप लोगों को मैंने मॉडल पेपर के लिए, मॉक पेपर के लिए कौन सा दिन बताया? 30 दिसंबर। नेक्स्ट संडे। कमिंग संडे बताया, कल वाला, या नेक्स्ट संडे बताया? नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट सर, संडे, 20 ठीक है। दिसंबर। नेक्स्ट संडे तक इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों का चैप्टर 11 इंशाल्लाह अज़ीज़ कंप्लीट करा दूंगा। तो उसके बाद आप एक मॉडल पेपर की प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बस समझ लें वही आपकी फाइनल प्रिपरेशन होगी एक तरह से। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर्स पे चले जाइएगा, दूसरे सब्जेक्ट्स पे चले जाइएगा।
हमारा जो फाइनल प्रिपरेशन का प्रोसीजर होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे तक वाइंड अप हो जाएगा आपका, ठीक है। सर एक चीज रिक्लियर करवाऊं सर, एंटी क्लॉकवाइज कब लेते हैं और क्लॉकवाइज कब लेते हैं? एंगल माइनस आएगा तो तुम क्लॉकवाइज लोगे, एंगल प्लस आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज लोगे, सही है सर। ठीक है। अच्छा जनाब, एक और काम करते हैं कि क्या करें, हाँ चैप्टर 11 स्टार्ट करना था ना। एक मिनट में ज़रा एक पॉइंट और क्लियर करना चाह रहा था सर। जी, एक मिनट राबिया, एक सेकंड। ओके सर। ये स्क्रीन शेयर है, नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है स्क्रीन। 90, 180, 270, 360। अच्छा, अभी हमने साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 अगर हम रखें तो इसका मतलब यह है साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है ना? जी सर। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो एक चीज तो हमने याद की हुई है कि ये फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा, ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया ये किसका ग्राफ है? साइन साइन एक्स का ग्राफ है या नहीं है? जी सर साइन एक्स का है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ है तो साइन एक्स 180 से लेकर 360 तक पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव बाउंड हो रहा है या पॉजिटिव बाउंड हो रहा है? सर नेगेटिव बाउंड हो रहा है। नेगेटिव बाउंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना, ये देखो गौर से देखना, नेगेटिव बाउंड हो रहा है, ये नेगेटिव बाउंड हो रहा है, तो तुम कहोगे सर पाई से 2 पाई तक ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। जी यानी 180 से 360 तक सर ये तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसकी वजह ये है कि साइन इसमें नेगेटिवली बाउंड हो रहा है और हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिवली बाउंड है, ऐसा ही है ना? अब x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये तुमने किया था, तो ये कितना आ रहा था, 30 डिग्री आ रहा था। जी सर 30 डिग्री। यस सर। 30 डिग्री कहाँ, कहीं यहाँ कहीं होगा ना, इस जगह ये जी होगा ना। सर। इस 30 डिग्री को अगर यहाँ से देखूं तो ये वैल्यू आ रही होगी, जो भी वैल्यू होगी 0.5 वगैरह जो भी वैल्यू है, ठीक है, ऐसा ही है ना? जी और सर। फिर सेम यही वैल्यू यही वैल्यू यही वैल्यू इस जगह आ रही होगी या नहीं आ रही होगी? यहाँ से अगर देखो जी सर। तो ये 30 डिग्री पहला वाला बेस एंगल आ गया, उसके बाद फिर ये समथिंग कुछ और होगा, ये और होगा, ओ सही। ठीक है। तो जो 30 डिग्री पे वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू इसके ऊपर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी? अब टोटल हमारे पास कितना है, पाई है या नहीं है? है तो सर। यहाँ पाई तक जाना है ना हमें, तो पाई में से अगर मैं ये 30 डिग्री वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला एंगल माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये पूरा रिमेनिंग एंगल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? जी सर आ जाएगा। तो यही काम तो कर रहे हैं हम। तो दोनों साइड पे एक ही एंगल्स हैं 30 के। अरे 30 के तो 30 का पहला सर? बेस सर वो एंगल है। कुछ हिस्सा सर ज्यादा नहीं, माइनस सर। हो जाएगा ना वो। नहीं, क्यों माइनस होगा ज्यादा? 30 को राइट माइनस, हैंड पे सर, जो राइट हैंड पे देखे थोड़ा सा जो ट्रायंगल शेप बन रहा है हाँ वो हिस्सा भी फिर माइनस हो जाएगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम? सर मैं एक सेकंड मार्कर सर ये यूज कर समझ में सकता नहीं हूँ? आ रहा सर। तो मैं एक चीज यूज कर लूँ? हाँ बोलो। सर ये भी 30 का है और ये भी 30 का है। हाँ और बीच का 150 हो गया। सही है, समझ गया। ये भी 30 का है और ये भी 30 का आएगा। अब सिर्फ ये वाला एंगल तुम्हें कन्वर्ट करना है कि ये है कितना, सही 150 हो जाएगा ना? 150 हो जाएगा। हाँ तो आप ये सेकंड कहना क्वाड्रेंट। चाह रहे हैं साइन 30 और साइन 150 बराबर होगा? बोथ आर सेम, तुम कैलकुलेटर से लेके देख लो। यस सर सेम ही है।
बस यही चीज तो समझाना चाह रहा हूँ, ग्राफिकली भी समझा दिया ना मैंने तो अब, कि ग्राफ से देख लो, तुम ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज को। सर तो अच्छा, हमने 1/-2 को जो माइनस में था वो उसको प्लस कर दिया। माइनस में था ही नहीं, मैंने तो प्लस लेके नहीं समझाया। नहीं, हमने 30 को 180 से माइनस किया है। देखो साइन 30 इज इक्वल टू भी 0.5 आ रहा है और साइन 150 भी 0.5 एक्चुअली आ रहा सर है। जो ऊपर कर रहे थे वो -1/2 को रख के कर रहे थे ना, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इधर सर ने साइन इनवर्स ऑफ 1/2 रखा है। हाँ प्लस रखा है ना, सही है, सही, फिर तो हो जाएगा। तभी तो 30 डिग्री आया है। हाँ फिर तो हो जाएगा। हाँ ठीक है। अच्छा जनाब, ये मैंने ग्राफिकली भी समझा दिया। अब एक काम ये करना, ये जो मैंने लिंक शेयर किया ना, इसके अंदर 7-8 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना एक दफ़ा, तुम ज़रा सा उसके स्टेटमेंट पढ़ लेना, तुम्हें ये पूरी चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। ये पूरी चीज़ क्लैरिफाई अगर ना हो ना, तो बिलाल, जैन, एहसन, राबिया लिख के ना क्वेश्चन मुझे भेज देना, स्नैप लेके भेज देना व्हाट्सएप पर, ग्रुप पे ही शेयर करा देना या प्राइवेटली शेयर करा देना। जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उन सबके सॉल्यूशंस मैं पहले से बना के और नेक्स्ट क्लास से पहले उसके ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ताकि तुम लोगों का वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। लेकिन आई होप कि अगर तुम ये वाला लिंक शेयर जो मैंने किया है अभी, अगर इसको खोल के देख लेते हो आज कल जब भी टाइम मिले, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसलिए ग्राफिकली भी समझा दिया इस चीज़ को। ओके सर। ठीक है। अच्छा जनाब, आगे चलें। अब आते हैं ज़रा चैप्टर नंबर 11 की तरफ, लास्ट चैप्टर है हमारा। मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। यार बिलाल, जी सर। बिलाल कॉल, क्लास खत्म होने के बाद मुझे कांटेक्ट करना, मुझे कुछ काम होगा। जी सर। सर क्लास आप 2:15 पे एंड करेंगे ना? नहीं नहीं, अब देखते हैं क्या हो गया, बैठे हुए हो तो लेते रहो क्लास, क्या मसला है। क्लास शुरू भी तो देर से की थी। हाँ सही है, लेकिन सर आगे और भी क्लास। क्लास है क्या कोई और? जी यस सर। आप लोगों की भी क्लास है? ऑफिशियल क्लास है या एक्स्ट्रा क्लास रखी है? नहीं सर, ऑफिशियल क्लास है। अच्छा अच्छा, चले स्टार्ट तो करने दे मुझे थोड़ा सा, अभी तो टाइम है ना 2:15 से तक। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ओके क्लास, देखिए इस चैप्टर का नाम है सिस्टम, नहीं चैप्टर का नाम, लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है जनाब लीनियर इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का। ठीक। अच्छा, अब हम वन बाय वन इसके एट्रीब्यूट्स देखना शुरू करते हैं। देखिए बड़ी कॉमन सी बात है, सभी को मालूम होगा कि अगर मैं इस तरह से लिखूं कि ये मिसाल के तौर पर
5x plus 2y is equal to 7, let's suppose। तो वो एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, ये है इसका सोल्यूशन। अगर आप कहें तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि वी हैव टू वेरिएबल्स एंड वन इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, लेकिन इस सूरत में ये इसका स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि x इज डिपेंडेंट ऑन y, x इज डिपेंडेंट। तो वी हैव मल्टीपल सोल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अब मैं ये कहूँगा कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 अगर लिखा था, तो इसके साथ अगर एक इक्वेशन और दे दूँ ना, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 लेट सपोज, तब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, जो भी मैं बताऊंगा, साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड अगर अप्लाई करूंगा, तो मैं इसको इजीली कैलकुलेट करके x और y की वैल्यूज बता दूंगा। ऐसा ही है, ठीक है जी सर। अब इसकी तीन सिचुएशन Yes, होती है, इसकी तीन सिचुएशन होंगी। आपने कहा कि जो इक्वेशन है ये लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो ये लीनियर है, तो फर्ज करें एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन आई, दूसरी लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया। तो एक तरीका क्या हो गया कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि कॉमन पॉइंट है, ये आ रहा है। जी सर। अगर ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, अगर ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ यही तो असल में इसका सोल्यूशन है। ये जो कॉमन पॉइंट है बुनियादी तौर पर यही तो इसका सोल्यूशन हुआ, ठीक है। लेकिन फर्ज करो अगर लाइंस इस तरह से हो, पैरेलल हो, तो क्या इन पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। नहीं करेगा, आपस में कभी मीट ही नहीं कभी करेंगे। इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो इस सूरत में हमें ये देखना होगा कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप याद रखें कि इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, अगर m1 और m2 बराबर नहीं है, समझ में आ रही ना बात? इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो उसका सोल्यूशन कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके पास। लेकिन इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 और m2 बराबर है, तो फिर तो पैरेलल लाइन हो फिर गई। ये लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इट हैज नो सोल्यूशन, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बात जब हमने देख ली, तो अब यहाँ ये बताएंगे कि इस तरह की जब इक्वेशंस आपके पास आती हैं, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड इंट्रोड्यूस किए हो जाते हैं। एक मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन का, एक मेथड है आपके पास एलिमिनेशन का। आई नो दैट कि यू ऑल आर अवेयर अबाउट द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, आप सब अवेयर हैं इससे, ठीक है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। इसलिए मैं अब उसके ऊपर तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 और 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 15। इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको काइंडली एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें, जल्दी से करके मुझे बताएं। सर सर इसमें एक वो वाला सिनेरियो भी तो होगा जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वो कब होता है? जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करती है पैरेलल, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। वो आगे आएगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा उसको। अभी मैं सिंपल रखना चाह रहा था, सिंपल लेके चलना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट स्किप कर दिया था। मुझे मालूम था कि कोई नहीं, एक किसी ना किसी के जहन में ये चीज़ आएगी ज़रूर कि सर वो जो तीसरा केस है वो तो बता दें। वो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि अभी सिंपल दो केसेस रखते हैं, एक पैरेलल और एक तरह से जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी है आपके सामने, काइंडली इसका सोल्यूशन बताइएगा। सर एलिमिनेशन से करना है?
सर y is equals to 5.32 और x is equals to 10.45. जी सर मेरा भी यही आ रहा है। यस सर x 10.4 और y 5.32 आ रहा है। सर कहीं चले गए। जी जनाब आ गया सोल्यूशन? यस सर। जी सर। इसको वेरीफाई भी कर लिया होगा आप लोगों ने? जी सर। ओके। अच्छा हाँ, ये जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो तुमसे पूछेगा वो कि क्या कंसिस्टेंट है या नॉन इनकंसिस्टेंट है, तो तुम्हें बताना होगा कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ये देखो, ये फिगर दी हुई है, इसको देख के तुम समझ सकते हो। ये देखो, ये फिगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये रही। नहीं बंद कर दो बोल के। ये देखो, इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें पैरेलल लाइंस हैं और ये इंटरसेक्टेड लाइंस हैं, ये आ गया इसका एक सोल्यूशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक सिस्टम ये था कि जिसमें वो यहाँ डिस्कस किया भी नहीं है, डिपेंडेंट सिस्टम है जिसमें आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। एक तरह से एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही होती है। तो ये तीसरी कंडीशन है जिसको आप डिपेंडेंट सिस्टम की कहेंगे। लेकिन हमारा इससे कोई खास कंसर्न नहीं होता। हमारा मेनली कंसर्न जो होता है वो होता है फर्स्ट सिस्टम से और सेकंड सिस्टम से, यानी सिस्टम या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ इसने ये कहा था, डिटरमिनिंग वेदर एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, डिटरमिन वेदर द ऑर्डर्ड पेयर 5 1 इज अ सॉल्यूशन टू गिवन सिस्टम और नॉट। अब यार कुछ नहीं करना, बस इसको उठा के ना इन इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो। 5 1 5 प्लस ऑफ 3 into 1 is equal to 8, दैट इज तो इक्वल दोनों टू साइड बराबर आ जाएंगे तो हो बराबर आ जाएगा। जाएंगी। इसका मतलब है कंसिस्टेंट है और इसका सोल्यूशन यही है जो हमें दिया गया है। ठीक है। अच्छा जनाब, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिंग, ये भी एक तरीका है। देखिए, एक मैंने बताया सोल्यूशन का तरीका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा तरीका मैंने बताया एलिमिनेशन। अब आप आते हैं एक तीसरे मेथड पर, दैट इज ग्राफिकल मेथड या ग्राफिंग। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम लाइंस को प्लॉट करते हैं और लाइंस को प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होता है ग्राफ से देख के बता देते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। ये देखिए, एक लाइन ये प्लॉट किया आपने, ये लाइन, एक लाइन ये प्लॉट किया आपने, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने ज्योमेट्री की बुनियाद पे कैलकुलेट किया इसका सोल्यूशन, ज्योमेट्री की बुनियाद पर। तो ज्योमेट्री की बुनियाद पर जो हमने कैलकुलेट किया तो इसका सोल्यूशन ये आ रहा है 5, 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, इसका साफ मतलब ये है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है। लेट सपोज ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -8। तो मैं इसको इस तरह बनाता हूँ कि y इज इक्वल टू -2x -8। फिर इसी तरह ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो आपने कहा कि y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब एक काम ये करता हूँ, इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ और इसके लिए एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ बहुत लंबी ख्वारी नहीं है सर? ख्वारी तो है, लेकिन पढ़ने ही ख्वारी है सारी, पढ़ने में भी तो ख्वारी होती है। नहीं सर, ग्राफिकल पढ़ो ही नहीं, छोड़ो। हाँ सर। तुम तो ना बस 0 1 2, वो मैं समझ गया तुम्हारी बात जो तुम कह रहे हो कि सर इतनी लेंथी कैलकुलेशन से बहुत बेहतर नहीं है कि हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें या एलिमिनेशन यूज कर लें। यस सर, मैं ये कहना चाह रहा था। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें बोलेगा तो करना पड़ेगा। बात क्वेश्चन के बोलने की नहीं, बात यह है कि ये जो ग्राफिकल सोल्यूशन है ना, कैलकुलस के अंदर तो सारा काम ज्योमेट्री के थ्रू होता है ना। कैलकुलस जब हम पढ़ते हैं तो कैलकुलस में तो सारी चीज़ें हमें ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अच्छा, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की ये ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो तुम्हें ज्योमेट्री आनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। उसके लिए हम असल में ग्राफिकल सोल्यूशन मालूम करते हैं, यानी तुम यहाँ समझोगे तो वहाँ कैलकुलस के अंदर ये चीज़ अप्लाई कर सकोगे। ठीक है।
तो माइनस ऑफ, फर्स्ट करो ये पहला वाला पॉइंट ले लेता हूँ, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 0, 0 माइनस 8, 0 पर माइनस 8 आ गया, 1 रखेंगे तो माइनस 8 आएगा। माइनस 10 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो माइनस 4 और माइनस 8 माइनस 12 आ जाएगा। इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को ले जाके ग्राफ पर यहाँ प्लॉट कर दो, यहाँ प्लॉट कर दो। 0 पर वैल्यू कितनी है, माइनस 8, तो माइनस 8 1 2 4 6 8, तो 0 पर माइनस 8 है, एक तरह से ये एक पॉइंट आ गया। 1 पर माइनस 10 है, एक तरह से ये एक पॉइंट आ गया, और 2 पर माइनस 12 है, यानी कि एक तरह से ये एक पॉइंट आ गया। इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आ गई ना, ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए, तीनों को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन आ गई। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट करो x में 1 रखोगे तो y में क्या आएगा, 2 आएगा, तो x में 1 रखोगे तो y में क्या आएगा, 2 आएगा, x में 2 रखोगे y में क्या आएगा, 3 आएगा, x में 3 रखोगे y में क्या आएगा, 4 आएगा, सही है। तो 1 पर 2, x में 1 पर 2, एक पॉइंट ये आ गया, x में 2 पर 2 पर 3, नहीं 1 पर 2, ये ऊपर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये नहीं, 1 पर 2 है ना, तो पॉजिटिव है ना, यहाँ आ गया, ठीक है। फर्स्ट करो 2 पर 3 यहाँ कहीं आ गया, और 3 पर 4 ये यहाँ कहीं आ गया, इनको मिलाओगे तो आप गौर से देखना, सर ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, कहाँ से आ रहा है, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तुम इसको भी आगे बढ़ाओ, एक्सटेंड करेंगे, और इसको भी एक्सटेंड करो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसको x से भी देख लोगे और y से भी देख लोगे, तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एक्सटेंशन कर देंगे, उसकी ओर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जो रे होती है वो हमेशा इनफाइनाइट होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम उसको एक्सटेंड करके उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे, ठीक है जनाब। हमने आज चैप्टर 11 स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 11 की 5 एक्सरसाइजेज है, इंशाल्लाह लजीज हम नेक्स्ट वीक तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर तुम इतवार को उसका मॉडल पेपर अटेम्प्ट करोगे, और फिर इंशाल्लाह लजीज हम उससे नेक्स्ट वीक में रिवीजन कर लेंगे, तो होपफुली बहुत अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट, ये कोर्स निकल जाएगा इंशाल्लाह लजीज। और जो भी प्रॉब्लम तो मुझसे आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। ओके जनाब, इजाजत है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप सीपी कैसे देंगे? सीपी सीपी तो सीपी के पार्टिसिपेशन से सीपी उसके मार्क्स नहीं आएंगे। तुम्हारे जो क्विज और असाइनमेंट्स होंगे उनकी बुनियाद पर सीपी बनेगी ना सर, अटेंडेंस की सर बुनियाद वैसे पर नहीं बनेगी। सीपी के मार्क्स नहीं है ना? क्लास पार्टिसिपेशन में हमारे पास या तो क्विज है या वो है, क्या नाम है अपना, सर काश हर टीचर यही बोलता। क्विज है और असाइनमेंट है, हर एक टीचर ने कुछ और बोला फाइनल की होगा। वेटेज कितनी है? 50%। 50% इज द फाइनल वेटेज। अच्छा, कितने मार्क्स का फाइनल? 50 नंबर का ना, बता तो रहा हूँ। 50 मार्क्स का होगा फाइनल पेपर, और 50% आपके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स है। क्लास पार्टिसिपेशन में 2 चीजें मैंने ऐड की हैं, एक क्विज है और एक असाइनमेंट है। अब अलबत्ता ये बात रह गई कि अटेंडेंस यार, अटेंडेंस की बुनियाद पर अगर करने लगूंगा ना तो यकीन करें कोई भी बच्चा सीपी में कोई मार्क्स नहीं ले पाएगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे ना, ये तो आज मैंने 1 बजे क्लास रखी तो मुझे अच्छे खासे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, वरना तो हमें आपको अंदाजा है कि मेजॉरिटी, जबकि इस वक्त भी स्ट्रेंथ जो है उसका 30% प्रेजेंट है, 70% अभी भी एब्सेंट है। तो कुछ ही बच्चे थे, अगर सीपी की बुनियाद पे हम देखें तो अरीबा थी और बिलाल है, बिलाल और कौन है, बस मेरे ख्याल में 2-4 बच्चे ही हैं जिनको मैं जानता हूँ। बस सर 2 ही थे। नहीं 2 मुझे भूल गए लेते हैं क्लास, ऐसा तो सर नहीं और बोले। भी तो हैं क्लास में। सर हम भी आते जिंदगी थे। में सर हम सर भी एक क्लास में थी, वो भी जब मैं आवाज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। आवाज से आइडेंटिफाई अगर नहीं हो रहे तो फिर गए। चेहरा जहन में नहीं आ रहा तुम्हारा अभी जो है ना, तो सर ये असल में ना बिलाल की count। आवाज मैंने तो स्टेज में physical आप बहुत फिटनेस सुनते होंगे ना, इसलिए आपको याद रह गई। हाँ याद आ गया याद आ गया। तो खैर बहरहाल तो ये कम ही बच्चे थे यार, अगर अटेंडेंस पे करूँ ना, अटेंडेंस पे नहीं कर रहा, असल में क्विज और असाइनमेंट ठीक है।
ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सर क्लास फाइनल में के लिए टाइम कितना होगा? 3 घंटे 3 hours. 3 आवर्स हम वो प्रैक्टिस इसीलिए तो कर रहे हैं जो संडे 50 को मार्क्स। और सर पेपर 2 घंटे का बनाएंगे ना आप लोग? अबे बिलाल तुम हमेशा ऐसी बात करना जो शर्पसंदी वाली बात है। नहीं भाई, 3 घंटे का अरे पेपर। सर वो असल में और- जो हमें और- मैसेज दिया था ना टीए ने, उसमें ये लिखा हुआ था सर, मैं तो सिर्फ वही बता रहा वो था बेकार सर मैसेज सर स्टैट्स में तो 24 घंटे का टाइम होगा ना? सर ये है। स्टैट्स में भी 3 आवर्स का टाइम है जो फाइनल सर, सर आप सबमिशन करिए, के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा दे दीजिएगा प्लीज। हाँ सर आप बोलिएगा 1 घंटा सबमिशन के लिए। पेपर ऐसा एडजस्ट करेंगे कि आधे घंटे की सबमिशन होगी और 2.5 घंटे का पेपर होगा। अच्छा सर ऑटोमेटिक सबमिशन कर देना सर, वो वरना फिर मसले हो जाते हैं, फिर लेट हो जाए कोई तो फिर सबमिट ओ भाई रिवीजन पे Automatic फिर का कैसे मतलब? मिलेगा? ऑटोमेटिक का मतलब मैं समझा नहीं। भाई पेपर हम सॉल्व करेंगे, क्या हो गया है? पीडीएफ तो हमें बना के अपलोड करना पड़ेगा ना। वही तो मैं हाँ, सोच रहा था अच्छा, ऑटोमेटिक क्या भाई, तुम्हारे अलग हाथों से उड़ के जाएगा क्या? ऑटोमेटिक। नहीं सर वो कुछ नहीं सर, वो मुझे वो लगा एमसीक्यूज में ऑटोमेटिक होता है, इसमें कैसे होगा? हाँ वो जो ब्लैंक्स में सर आंसर वैसे आप फिल करना एमसीक्यूज भी पड़ता रख सकते हैं सर, 20 एमसीक्यूज दे दिएगा। रख सकते नहीं है, रखेंगे। अच्छा सर? अच्छा, बेस्ट हो गया सर, बेस्ट। हाँ, रखेंगे। जी बेटा बोले। सर इसमें तो हम लोग नोटबुक पे सॉल्व करके फिर उसकी स्कैन कॉपी बना के अपलोड करेंगे जी ना? जी, आप अपने Final रजिस्टर में या अपनी कॉपी पे सॉल्व करिएगा। और सर इसमें हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ना, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इतना टाइम नहीं होगा नहीं हमारे नहीं पास नहीं, क्वेश्चन नंबर, बस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेंशन किया और आगे चलेगा। क्वेश्चन उतारने सर की जरूरत एमसीक्यू में रीजनिंग तो नहीं देनी होगी ना, सिर्फ मार्क करना होगा ना? नहीं सर नहीं, हाँ ये मुझे समझ नहीं आता, ये अलजेब्रा में आप सर हाँ ये सर ये रीजनिंग वाला मजेदार थ्योरी नहीं है क्यों दे सर। देते हैं सर? थ्योरी नहीं होती, वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होती है भाई, सारा कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे बेस कर रहा होता है। अच्छा सर, अगर आप एमसीक्यू दे रहे हैं तो उसकी रीजनिंग ना दीजिएगा, ताकि बस हम खाली बता दें क्या है, वो बहुत लंबा हो जाता है फिर। नहीं, तुम अपने तौर पे करके सिर्फ उसका आंसर बता देना कि क्या ट्रू है, चलें फॉल्स है। सर, बस सही है। सर बेस्ट हो गया सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह हो गया सर, चलो best। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। हाँ सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा।